गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नेपोलियन को और हमने नेपोलियन के सुधारों की चर्चा कर ली है। आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन की उपलब्धियां। नेपोलियन की उपलब्धियां। नेपोलियन यूरोप के बाहर ही एक ऐसा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। सत्ता की जो उसकी भूख थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने जो है 1792 से ही ये प्रयास करने शुरू कर दिए थे कि कैसे वो अपने आप की जो महत्वाकांक्षा है, सत्ता प्राप्त करने की जो उसकी भूख है, तो उसको कैसे शांत करे। उसके लिए उसने प्रयास करने शुरू कर दिए थे और उसने यूरोप के बाहर विभिन्न देशों पे अपनी जीत हासिल करके अपने जो महत्वाकांक्षा थी उसको शांत करने की शुरुआत की और विभिन्न देशों को उसने जीता और इस जीत से उसने विभिन्न उपलब्धियां पाई। तो उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे 1793 में अंग्रेज विजय। 1793 में अंग्रेज विजय। अंग्रेजों पर जिस वक्त फ्रांस में क्रांति हो रही थी वो कोर्सिका द्वीप में था। उसको कोर्सिका से बुला लिया गया क्योंकि उसको ये आदेश मिला था कि तूलो की बंदरगाह पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है और तूलो की बंदरगाह को जीतना अब फ्रांसीसियों के लिए आवश्यक है। तो उसको जब ये दिशा निर्देश मिला, उस समय जो है ब्रिगेडियर के पद पे था वो, उसको जो है वहां से बुला लिया गया और बुलाने के बाद जो है उसको सैनिक टुकड़ी के साथ जो है तूलो भेज दिया गया। वहां उसने जो है तूलो जो बंदरगाह थी उस पर विजय हासिल की। यह उसकी जो विजय थी उसके गौरवमय भविष्य के लिए शुरुआत थी। उसका जो उसकी जो सत्ता, उसकी शक्ति प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा थी, नेपोलियन की जो इच्छा थी, उसको आगे कार्य रूप देने के लिए, उसको जो है पूरा करने के लिए ये उसकी पहली गौरवमयी भविष्यात्मक सफलता थी। तो यहाँ पे उसने तूलो की बंदरगाह पे फ्रांस का जो है कब्जा हो गया, जिसके बाद उसकी महानता लोगों के सामने और ज्यादा निखर कर आई और यहाँ पे लोगों का वो चहेता बन गया। तो दूसरा वो जब वापिस आया उसको जीत करके, तो यहाँ पे आकर के उस समय उसने देखा कि जो नेशनल कन्वेंशन है उसके आतंक की राज्य, उस समय उसको कहा जाता था, रॉबेस्पियर और दांते जो है आतंक की राज्य के मुख्य प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर यह आरोप लगाया विभिन्न जो गणतंत्रवादी थे उन्होंने कि रॉबेस्पियर के लिए नेपोलियन ने योजनाएं बनाई है और इन योजनाओं को जो है कार्य रूप देने में उसको उसने रॉबेस्पियर का साथ दिया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर ये आरोप लगा कि उसकी सैनिक पदवी छीन, जो ब्रिगेडियर की जो पदवी थी उसके जो पद चिन्ह थे उससे छीन लिए गए, उसका ओहदा छीन लिया गया, उसके सारे अधिकार छीन करके उसको कैद खाने में डाल दिया गया। तो उसको यहाँ पे कैद करने के बाद जो है थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि नेपोलियन जो है उसके साथ योजनाएं बनाने में नहीं था, रोबेस्पियर का साथ उसने नहीं दिया था। वो तो उस समय युद्धों में रत था, तो वो रोबेस्पियर के साथ कैसे हो सकता है। तो जब इस बात का पता जो है उन अधिकारियों को चला तो उसको जो है वापसी उसको सम्मान पूर्वक उसके पद दे दिए गए और यहाँ पे जो है ब्रिगेडियर का पद दे दिया गया उसको और उसके सम्मान चिन्ह दे दिए गए और उसी प्रकार से उसको पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे थोड़े समय ही वो कैद में रहा था। तो जब नेशनल कन्वेंशन 1795 में सम्मेलन कर रहा था, सभा कर रहा था, तो उस सभा पे भीड़ ने जो है बेकाबू होकर के हमला कर दिया और उस भीड़ में लुब्राको सेनापति ने जो है अपने कमांडो नेपोलियन को ये आदेश दिया कि जो है कन्वेंशन की रक्षा करो भीड़ से। तो अपने सेनापति की आज्ञा पाकर के नेपोलियन ने उस समय अटूट वीरता का परिचय दिया, एक उत्साह से भर करके उसने
भीड़ पे गोलीबारी की, जिससे कि भीड़ से उसने नेशनल कन्वेंशन को बचाया और उसकी इस वीरता, इस कुशल रणनीति से खुश होकर के ही जो है उसको बाद में सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पे जो है नेपोलियन की ये एक और विजय थी और उसके ये 1795 में जो है उसने एक महत्वपूर्ण ओहदा, महत्वपूर्ण सम्मान पा लिया था। 1796 में उसने जो है जोजेफिन नाम की एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया और जोजेफिन जो है पहले विधवा थी और उस जोजेफिन से विधवा जोजेफिन से उसने विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से उसने अपने आप की जो सफलता थी उसके चलते वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो यहाँ पे वो स्वयं लिखता है कि नेपोलियन की किसी भी पुरुष की जो उदय है, उसका जो अच्छी जो उसकी किस्मत है, उसके उदय में, उसके उत्थान में और उसके पतन में एक स्त्री का हाथ होता है। तो आगे आने वाली मेरी जितनी भी सफलताएं हैं उसमें मेरी पत्नी जोजेफिन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस प्रकार से जोजेफिन के साथ उसके वैवाहिक संबंध उसके उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। दूसरा जो है नेपोलियन की उपलब्धियों में हम बात करते हैं इटली पे अभियान की, इटली पर अभियान। तो यहाँ पे उसने जो है अंग्रेजी बंदरगाह को जीत लिया था, नेशनल कन्वेंशन की रक्षा की थी। तो इससे नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और उसने उसकी महत्वाकांक्षाओं का बढ़ता हुआ असर उस समय के फ्रांसीसी नेताओं पे पड़ा। उन्होंने भी उसको सम्मान दिया और उस सम्मान के चलते जो है उसको मुख्य सेनापति नियुक्त किया जा चुका था। तो अब 17 अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक उसको इटली के लिए अभियान के लिए भेजा गया मुख्य सेनापति बना करके। तो उसके सैनिक नेतृत्व में 35,000 सैनिकों की एक टुकड़ी दे दी गई और उसके विपरीत इटली और ऑस्ट्रिया की जो दोनों सेनाओं के संयुक्त सैनिकों की संख्या थी वो 70,000 थी। तो इटली पे अभियान के लिए उसको भेजा गया, वो गया वहां पे और उसने इटली को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और इटली के साथ उसकी ये जो विजय थी एक उसकी बहुत ही अच्छी उपलब्धि साबित हुई, जिसमें एक योग्य सेनापति इटली की विजय ने उसको साबित कर दिया। मात्र 35,000 सैनिकों ने 70,000 सैनिकों को हरा दिया और यहाँ पे इटली ने उसके साथ एक संधि की और इस संधि में जो है पिंडमांट जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था। तो उस संधि के तहत नीस और सेवाए के जो क्षेत्र थे वो इटली ने फ्रांस के अधीन कर दिए। तो इस प्रकार से इटली पर ये नेपोलियन का विजय अभियान था, एक सफल अभियान था। उसके बाद है ऑस्ट्रिया पर अभियान, ऑस्ट्रिया पर अभियान। इसके पश्चात नेपोलियन ने अनेक युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ किए और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करते हुए उसने विभिन्न उन प्रदेशों को उसे छीन लिया जो इटली के प्रदेश थे और ऑस्ट्रिया के अधीन थे। यहाँ पे उन युद्धों को जीत करके, इटली के उन प्रदेशों को जीत करके उसने फ्रांस का हिस्सा बनाया। उसने बेल्जियम पे अधिकार कर लिया। बेल्जियम उस समय ऑस्ट्रिया के कब्जे में था और ऑस्ट्रिया को हरा करके उसने बेल्जियम पे भी फ्रांस का आधिपत्य कर लिया। ऑस्ट्रिया के साथ उसने एक संधि की, उस संधि में लेवेस्रे की संधि उसको कहा जाता है। लेवेस्रे की संधि में उसने जो है इटली के आसपास के जो क्षेत्र इसके अधीन थे, ऑस्ट्रिया के अधीन थे, उन पे जो है उसने अपना कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार से फ्रांस के पास अब इटली के ऑस्ट्रिया के पास जो अधीन क्षेत्र थे उन पे कब्जा हो गया, बेल्जियम पे कब्जा हो गया और ऑस्ट्रिया के भी कुछ एक प्रदेशों पे अब नेपोलियन की उपलब्धियों के कारण फ्रांस का कब्जा हो गया। तो यहाँ से नेपोलियन की उपलब्धियां और उसकी योग्यता स्वरूप उसका सत्ता में आना जो है निर्धारित हो रहा था और यहाँ से उसका भाग्य एक उज्जवल भविष्य लिखा जा रहा था। उसके बाद है मिस्र का अभियान,
मिस्र का अभियान। यहाँ पे ऑस्ट्रिया और पिंडमंट के साथ संधि के बाद उसने मई 1798 में मिस्र का अभियान किया। यहाँ पे मिस्र के लिए वो गया और मिस्र के साथ युद्ध करके मिस्र पे कब्जा करना उसका मुख्य लक्ष्य था। तो मिस्र अभियान पे जाते समय जो है उसने अपनी जो पीछे की जो उपलब्धियां थी उसकी जो उसने रणनीतियां अपनाई थी उन युद्धों में, तो उसके लिए जो है अब उसको मुख्य सेनापति का दर्जा देके और 38,000 सेना के साथ 38,000 सेना की एक टुकड़ी के साथ नेपोलियन को मिस्र अभियान के लिए भेजा गया। तो यहाँ पे उस समय डायरेक्टरी का शासन था फ्रांस में, और फ्रांस में डायरेक्टरी जो थी अपने कार्यों में जो है वो सफल नहीं थी और उसका कभी भी पतन हो सकता था। तो मिस्र अभियान के लिए जब वो गया तभी उसको पता चला कि उसके दोबारा जीते गए इटली के जो प्रदेश हैं उन पे ऑस्ट्रिया ने पुनः कब्जा कर लिया है। अब जो है इटली के जो प्रदेश इसने पीछे जीते थे, इटली पे जो अभियान किया था उस पे ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया था। तभी उसको जो पता चला कि ऑस्ट्रिया के सम्राट ने बेल्जियम को भी जीत लिया है और वो उस अभियान को वहीं पे वैसे ही छोड़ करके, बिना जीते ही छोड़ करके अभी मिस्र के सम्राट का जो है वो सामना ना करके वापिस 5-4 अपने विश्वास पात्रों के साथ वापिस जो है फ्रांस आ गया और अपनी सैनिक टुकड़ी को वो वहीं छोड़ आया। तो ये जो है मिस्र के अभियान में वो सफल होके नहीं लौटा था, लेकिन जब वो यहाँ पे लौटा फ्रांस में लौटा तब जो है आंखें बिछाए लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि कब नेपोलियन आए, क्योंकि उनके आधिपत्य में जो इटली के ऑस्ट्रिया के जो क्षेत्र थे वो उनके हाथों से अब निकल चुके थे। तो अब लोगों की आशा का मुख्य केंद्र नेपोलियन स्वयं था और लोग जो है पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। तो उसने स्वयं कहा है कि अगर मेरे आने में थोड़ा सा देर हो जाती तो भी अच्छा नहीं होता, अगर मैं थोड़ा सा पहले आ जाता समय से तो भी अच्छा नहीं होता, मैं एक सही समय पे आया हूँ। यहाँ पे लोगों को केवल उसको देखने का ही इंतजार था कि नेपोलियन ही अब फ्रांस की सत्ता को बचा सकता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन का लोग आंखें बिछाए इंतजार कर रहे थे और लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से नेपोलियन का स्वागत किया। नेपोलियन के फ्रांस आने की खुशी में लोग एक दूसरे के गले मिले और यहाँ पे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने नेपोलियन की ओर ही देखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीछे की जो अभियान उसने किए थे, जो अपनी सफलता स्वरूप फ्रांस को उसने दिया, उससे लोगों का वो चहेता बन गया था। और दूसरा जो है, अब नेशनल कन्वेंशन के बाद सत्ता में आई डायरेक्टरी का पतन होने वाला था। वो अब किसी भी समय पतन के कगार पे थी, किसी भी समय जो है उसका पतन हो सकता था, वो समाप्त हो सकती थी और आगे आने वाले समय में कौन सी सरकार, कौन सी जो एक लोगों की कौंसिल है या कौन सी सभा है वो सत्ता में आएगी अभी निर्धारित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, फ्रांस में शांति बनाए रखने के लिए और विभिन्न सफलता प्राप्त करने के लिए जो फ्रांस के लिए नेपोलियन ने की थी, उसके लिए जो है लोगों ने नेपोलियन की ओर देखा और वो बड़े खुश हुए। तो एक खुशनुमा माहौल में नेपोलियन भी काफी खुश था। और इस प्रकार से जो है आगे उसकी बात करते हैं उपलब्धियों में। नेपोलियन का प्रधान कौंसिल बनना। नेपोलियन का प्रधान कौंसिल बनना। तो यहाँ पे इंग्लैंड ने धन के जोर पे अब फ्रांस के खिलाफ और नेपोलियन के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर लिया था, जिसमें ऑस्ट्रिया और रूस इंग्लैंड का साथ दे रहे थे। इंग्लैंड का साथ दे करके जो है उन्होंने दूसरे गठबंधन का निर्माण कर लिया था, जो अब किसी भी वक्त फ्रांस पे हमला बोल सकता था। तो इसके लिए नेपोलियन ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने जो है अब 1799 में 3 सदस्यों की
एक डायरेक्टरी की समाप्ति के बाद 3 सदस्यों की काउंसिल बन गई थी और उन सदस्यों की काउंसिल में नेपोलियन को प्रधान काउंसिल चुना गया था और सारी ही शक्तियां प्रधान काउंसिल के हाथ में निहित थी। अब कहने भर को गणतंत्रात्मक स्थिति थी और एक तानाशाह की स्थिति यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों के सामने थी। तो यहाँ पे नेपोलियन को प्रधान काउंसिल तो चुन लिया गया था, उसके बावजूद जो है अब नेपोलियन के सामने ये सबसे बड़ा खतरा था कि कैसे वो इस स्थिति से निजात पाए। ये जो दूसरी बार एक गुट का जो गठन किया है नेपोलियन के खिलाफ या फ्रांसीसी लोगों के खिलाफ यूरोप के देशों ने, इसको किस प्रकार से जो है दबाया जाए, इससे निजात कैसे पाई जाए, ये सबसे मुख्य कठिनाई अब नेपोलियन के सामने थी। तो उसने जो है इसका बड़ी वीरता से सामना किया। उसने ऑस्ट्रिया पे जो है आक्रमण किया और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करके जो है उसने अपनी एक अच्छे सेनापति की जो योग्यता थी उसको प्रदर्शित किया और यहाँ पे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए उसने ऑस्ट्रिया को जीत भी लिया। इसके बाद जो है ऑस्ट्रिया को जीतने के बाद उसने ऑस्ट्रिया से संधि की और यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साथ उसने जब संधि की और ऑस्ट्रिया ने अपने कुछ एक प्रदेश जो है नेपोलियन के कब्जे में देने निश्चित कर लिए। उसने जो है इटली इटली के साथ लगते जो प्रदेश थे उनका 2/3 हिस्सा नेपोलियन को देना मंजूर कर लिया। तो इससे जो है नेपोलियन का तो सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। ऑस्ट्रिया का नेपोलियन के साथ संधि कर लेना, उससे जो है रूस नाराज हो गया और वो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के साथ उसका जो गठबंधन था उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो इस प्रकार से रूस के साथ बिना किसी अभियान के, बिना किसी चाल के और बिना किसी युद्ध के रूस के प्रभाव से वो पूर्णतः मुक्त हो गए। अब बचा था अकेला इंग्लैंड की, इंग्लैंड पे कैसे काबू पाया जाए और क्योंकि इंग्लैंड पे काबू पाना बहुत जरूरी हो गया था। इंग्लैंड पे काबू पाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि भारत और पूर्वी देशों पे अधिकतर जगहों पे इंग्लैंड के उपनिवेश से उसका आधिपत्य था, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, चाहे वो विभिन्न उपनिवेशों की बात हो। तो उनसे संबंध इंग्लैंड पे काबू पाए बिना उनसे संबंध प्राप्त करना जो है कोई छोटी बात नहीं थी। उनसे जो अच्छे संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते थे। तो उसके लिए इंग्लैंड को जीतना नेपोलियन के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको नेपोलियन ने काफ़ी कूटनीति से और काफ़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो है आगे ऐसी नीतियां बनाई जिसमें जो उसने इंग्लैंड पे भी काबू पा लिया। तो यहाँ पे नेपोलियन को प्रधान काउंसिल बना दिया गया था और उसने जो है प्रधान काउंसिल बनने के बाद अपने कर्तव्यों का बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया और लोगों की आशाओं पे वो खरा उतरा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नेपोलियन की उपलब्धियों में। जो 1799 का संविधान था उसकी 1799 का संविधान, ये भी नेपोलियन की उपलब्धि का मुख्य हिस्सा था क्योंकि इससे पहले जो डायरेक्टरी थी 5 सदस्यों की, डायरेक्टरी का पतन 1798 में जब वो मिस्र अभियान से लौटा था तभी उसने देख लिया था कि अब जो है डायरेक्टरी का पतन होने वाला है। कभी ना कभी किसी भी वक्त डायरेक्टरी का पतन होगा और उसके बाद एक नई सरकार सत्ता में आएगी और उसमें सत्ता में आने वाली सरकार में उसे मुख्य रूप से लोगों के सामने एक मसीहा के रूप में पेश होना है। और यही जो है किया उसने अपने कुछ एक सदस्यों के साथ, विश्वास पात्र सदस्यों के साथ जब वो वापस लौट करके उसने देखा कि जो यहाँ पे लोग जो है पल के बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे और इसीलिए जो है उसने ये शब्द भी कहे कि यदि उसको आने में कुछ देर हो जाती तो भी सही नहीं होता और यदि वह समय से पहले आ जाता तो भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे लोगों ने उसके आने की खुशी में जश्न मनाया, एक दूसरे के वो गले मिले, गलियों में जो लोगों की भीड़ और उनकी खुशी देखने को मिलती है। तो इसके बाद डायरेक्टरी का बिल्कुल अंत हो गया, 5 सदस्यों की डायरेक्टरी का पतन हो गया और 3 सदस्यों की
एक जो सभा थी वो सत्ता में आई, जिसको कौंसिल बोला गया, 3 सदस्यों की कौंसिल, जिसमें प्रधान कौंसिल नेपोलियन को चुना गया। सारी ही शक्तियां प्रधान कौंसिल के हाथ में थी और उन सारी शक्तियों को नेपोलियन ने जो है अपनी योग्यता के फलस्वरूप, अपनी कूटनीतिक के फलस्वरूप जो है यूज भी किया। 1799 का जो नया संविधान था उसमें ही उसको प्रधान कौंसिल चुना गया था और अब संविधान को भी एक नए तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ पे उसने जो है प्रधान कौंसिल बनने के बाद अपनी योग्यता को बखूबी निभाया और उसको निभाते हुए उसने जो है ऑस्ट्रिया पे विजय प्राप्त की। ऑस्ट्रिया पे विजय प्राप्त करते हुए उसने जो है दूसरे गठबंधन का बिल्कुल ही अंत कर दिया, क्योंकि रूस अपने आप ही उससे अलग हो गया। अब अकेला बच गया था इंग्लैंड और इंग्लैंड का सामना वो करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो इस प्रकार से लोगों का वो चहेता बन गया। फ्रांसीसी लोगों को उसने एक तानाशाह की स्थिति थी वो दी। उसने कहा भी था कि लोगों को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता। अगर लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता दे दी जाए तो विद्रोहों को दबाना आसान नहीं होगा और विद्रोहों को दबाया नहीं जा सकेगा। तो इस प्रकार से उसकी ये बातें ही उसके तानाशाही होने का प्रतीक है कि वो तानाशाह था और उसने एक तानाशाही व्यवस्था फ्रांसीसी लोगों को दी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ी है नेपोलियन की उपलब्धियां, जिसमें हमने बात की है कि 1793 में अंग्रेजों के जो बंदरगाह थी उस पर उसने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है उसने नेशनल कन्वेंशन को किस तरह से भीड़ से बचाया। हालांकि उस पर आरोप भी लगे, आरोप प्रत्यारोपों के चलते उसको कैद कर लिया गया और उस कैद खाने में भी उसने जो है किसी प्रकार की कोई भागने की कोशिश नहीं की। वो आराम से जो है उस कैद खाने में रहा। फिर उसके आरोप जब गलत साबित हो गए उसको वापस सम्मान के साथ उसके पद, ब्रिगेडियर के जो पद थे वापस लौटा दिए गए, उसके जो चिन्ह थे वो वापस लौटा दिए गए। यहाँ पे एक विश्वास पात्र की उसने रोल अदा किया कि फ्रांस के प्रति वो जो है काफी योग्य है फ्रांस के लिए और वो फ्रांस के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इस प्रकार से लोगों का वो चहेता बन गया और ये उसकी पहली उपलब्धि थी। उसके बाद जो है उसने इटली के लिए अभियान किया। इटली के अभियान के लिए वो चला और यहाँ पे उसने इटली के क्षेत्रों को जीता। नीस और सेवाई के क्षेत्रों पे उसने कब्जा कर लिया और इस प्रकार से पिंडमंड की विजय के बाद एक संधि के फलस्वरूप नीस और सेवाई के क्षेत्र अब जो है फ्रांस का हिस्सा हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रिया के लिए अभियान के लिए हो गया। ऑस्ट्रिया के अभियान में जब वो गया था तभी उसने जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और ऑस्ट्रिया के साथ कई सारे मुठभेड़ों में उसने विजय प्राप्त की। उन मुठभेड़ों के बाद जो है 2/3 क्षेत्र जो उस समय नदी के किनारे था तो उस पे जो है नेपोलियन का कब्जा हो गया और यहाँ पे इटली के जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधीन थे वो जो है नेपोलियन ने पा लिए और बेल्जियम जो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था उस पे भी अब नेपोलियन का फ्रांस का कब्जा हो गया। उसके बाद हमने बात की मिस्र अभियान की। 1798 में मार्च 1798 में मिस्र के लिए अभियान किया। इस अभियान में जो है वो 38,000 सेना को लेकर के गया था, 38,000 सैनिकों को साथ लेकर के गया था और उसने जो है काफ़ी कोशिशें की मिस्र को जीतने के लिए भी। तो एक तरफ से तो ऑस्ट्रिया के अपने जो इटली द्वारा जीते गए उसके क्षेत्र थे उनको वापस में पा लेना उसको सूचना मिली। दूसरा उसको सूचना मिली कि मिस्र का सम्राट भी वापस जो है फ्रांस की सेनाओं पे आक्रमण करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है और वो आ रहा है। तो उधर से उसको जो है ये भी सूचना मिली कि डायरेक्टरी का बंद होने वाला है। तो उसने यहाँ पे बड़ी कूटनीति का सहारा लिया और यहाँ पे बिना कोई युद्ध लड़े वो वापस आ गया और अपनी सेना को उसने वहीं पे छोड़ दिया। तो उस समय पे जो है अपनी सेना को वहाँ पे जाड़े का जो समय था, ठिठुरती ठंड थी, उसमें छोड़ करके वो वापस चला आया। यहाँ आकर के जो है उसने देखा कि कैसे लोग उसका पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे जो है उसने कहा भी है कि ना उसने देर की और ना ही वो समय से पहले आया। तो लोगों का वो चहेता बन गया और लोगों ने जो है डायरेक्टरी को ख़त्म करके
आगे 3 सदस्यों की नई जो काउंसिल थी वो सत्ता में आई, जिसमें प्रधान काउंसिल उसको चुना गया और प्रधान काउंसिल के रूप में रहते हुए उसने फ्रांस के लिए बहुत सारे अच्छे उपलब्धि पूर्ण कार्य की। 1799 का जो नया संविधान था, उस संविधान में जितने भी अधिकार थे, कानून थे, उनमें प्रधान काउंसिल नेपोलियन का चुना जाना, नेपोलियन के हाथ में ही सारी सत्ता का परिचायक है। और इस प्रकार से एक तानाशाह के रूप में नेपोलियन फ्रांसीसी लोगों के सामने पेश हुआ। उसने कहा भी है कि लोगों को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता, अर्थात लोगों को सारी ही तरह की यदि स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो लोग कभी भी किसी भी रूप में विद्रोह कर सकते हैं, और उनके विद्रोह के लिए ये आवश्यक है कि उनकी जो अमान्य स्वतंत्रताएं हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाए, उन पे अंकुश लगा दिया जाए। तो इस प्रकार के विचारों को धारण करते हुए नेपोलियन ने एक तानाशाह के रूप में फ्रांसीसी लोगों के सामने कहा। यहाँ पे जो है ये हमने बात की है स्टूडेंट्स आज नेपोलियन की उपलब्धियों की। तो आगे हम चर्चा करेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था की, क्या थी वो व्यवस्था और इसमें नेपोलियन ने कितनी सफलता प्राप्त की, कितना जो है महाद्वीपीय व्यवस्था में वो असफल रहा। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए जो है इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।